भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक या दो दिन की घटना नहीं है। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी से पहले लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत को बड़े जोरदार तरीके से लूटा खसोटा। वर्तमान समय जो अभी चल रहा है वो आज़ादी के लगभग 70 साल बीत चुके हैं और इन 70 सालों में देश की अर्थव्यवस्था ने एक लंबा उछाल मारा है। मैं हूं श्रीनिवास कुमार और आप मेरे YouTube का चैनल श्रीनिवास कुमार देख रहे हैं। आज 10th क्लास के अर्थशास्त्र के किताब का मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं और आज 10th क्लास के अर्थशास्त्र का पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, विकास एवं विकास का इतिहास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, इस अध्याय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक एक बिंदु को बड़ी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चूंकि ये पूरा अध्याय एक लंबा अध्याय है और इसमें कई पार्ट बनेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें और ज्ञानवर्धक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एक भी वीडियो आप मिस न करते हुए एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझें। चूँकि देखिए, सोशल साइंस के 4 किताबों में से 3 किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। इतिहास, भूगोल और नागरिक मेरा पूरा वीडियो डल चुका है प्रत्येक एक्सरसाइज पर प्रश्न उत्तर के साथ। और ये सोशल साइंस का चारों किताब, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इतिहास में चीज़ें हैं उसका समावेशन या उसका कुछ पार्ट मिलना अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ समरूपता एक विषय से दूसरे विषय में आपको देखने को मिलेगी। खैर, चलते हैं हम आज के वर्तमान टॉपिक पर। तो आज मुख्यतः मैं आपके साथ 3 टॉपिक की चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उपनिवेश, अर्थात कॉलोनी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा को हम समझेंगे। और सबसे लास्ट में मैं राष्ट्रीय आय में विभिन्न स्रोतों से जो योगदान हो रहा है जीडीपी में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग करता है इतिहास के पन्नों से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कही। तो उन शुरुआती चीज़ों को मैं नहीं दोहराऊंगा। एक एक जो टॉपिक है, जो मुख्य है, महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल उठने की आशंका है, मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला जो बिंदु है आज का वो है उपनिवेश यानी कॉलोनी। ये उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनी क्या है? मूलतः यह इतिहास से संबंधित सवाल है, परंतु आपके अर्थशास्त्र में दिया है, इसलिए संभावना है कि 2 नंबर के सवाल में ये पूछ सकता है। तो देखते हैं उपनिवेश यानी कॉलोनी क्या है। जब कोई भी देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। 2-4 बार इसमें शब्द आ गया, शासक और शासित। पहले इसी को मैं बता देता हूं। शासक वो होता है जो ताकतवर होता है और जो कमजोर है देश वो शासित है। अर्थात उदाहरण से अगर समझें तो अंग्रेज शासक थे और भारत शासित था, यानी इंग्लैंड शासक था और भारत देश शासित था। तो इंग्लैंड के हम उपनिवेश थे और इंग्लैंड हमारे लिए शासक था या साम्राज्यवादी देश था। अब इसके शब्द जो कह रहे हैं उस पर समझिए। जब कोई भी देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, उदाहरण देखिए, इंग्लैंड को मान लीजिए वो बड़ा समृद्धशाली राष्ट्र था,
राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, और भारत उसके अंतर्गत है, भारत उसके अंतर्गत था। तो जब कोई भी देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण शासक देश का होता है। अब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे और हमारी आर्थिक और व्यावसायिक दोनों कार्यों पर उनका सीधा नियंत्रण था। यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे का इनकम और पैसे का आना जाना, ये किस तरह होगा, ये पूरा नियंत्रण वही करते थे। पूरी तरह से इस व्यवस्था को वही देखते थे। देश को लाभ होगा, हानि होगा, कैसे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये सारी व्यवस्था अंग्रेज ही देखते थे। तो उस वक्त अंग्रेज शासक देश के रूप में थे और हम यानी कि भारत देश शासित देश के रूप में था। अब जो शासित देश भारत था वही उपनिवेश कहलाएगा। यानी ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश अर्थात कॉलोनी कहते हैं। मोटे तौर पर यही समझ लीजिए कि अंग्रेज के हम उपनिवेश थे और अंग्रेज हमारा साम्राज्यवादी देश था हमारे लिए, बस। तो कॉलोनी उपनिवेश ये 1947 से पहले की बात है। तो इतिहास से कुछ एक टॉपिक उठाया है, शायद पूछ दे 2 नंबर के सवाल में, तो हमें अब लगता है आप समझ गए होंगे उपनिवेश के बारे में। अब आते हैं अध्याय के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। अर्थव्यवस्था का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। 2 परिभाषाएं हमने लिखी हैं। एक परिभाषा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्राउन के द्वारा दी गई है, और दूसरी परिभाषा समेकित रूप में है जो जेन्युइन तरीके से व्यवहार में लाई जाती है। अर्थ का मतलब आपको हमने समझा दिया। अर्थ का मतलब रुपया पैसा, और व्यवस्था मतलब किस तरह से रुपए पैसे की व्यवस्था हो रही है, यही अर्थव्यवस्था है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा के 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, यानी कि अर्थ रुपए पैसे का व्यवस्था मैं ट्यूशन पढ़ा के करता हूँ, तो ये मेरी अर्थव्यवस्था क्या हुई, ट्यूशन पढ़ाना। तो क्राउन महोदय क्या कहते हैं, क्राउन महोदय कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसी तरह से परीक्षा में सवाल पूछेगा 1 नंबर का कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा क्राउन का। चूंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता देना उचित समझा। तो अर्थव्यवस्था आजीविका का एक प्रणाली है। अपना जीवन चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, देश और समाज की उन्नति के लिए जिस भी तरह का व्यवसाय, जिस भी तरह का उद्योग, जिस भी तरह का क्रियाकलाप आप या हम करते हैं, वो सब अर्थव्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था बहुत रूपों में हो सकता है। किसी का पैसा कमाने का तरीका कुछ और होगा, कोई पैसा किसी और तरीके से कमाता होगा। तो कमाने के तरीके यानी अर्थव्यवस्था की संरचना अलग अलग हो सकती है, और अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके का हो सकता है सबका। तो ये परिभाषा याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये क्राउन का कथन है। और एक और परिभाषा अगर दी जाए तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। सारी आर्थिक क्रिया का योग अर्थव्यवस्था है। जितने लोग भी काम कर रहे हैं, किस किस स्रोतों से कर रहे हैं, ये सब का अगर हम योग निकालेंगे, प्लस करेंगे, तो एक जो निकल के चीज आएगी वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने के बाद देखिए ये शब्द बार बार आएगा, इसलिए अर्थव्यवस्था शब्द आए तो हिचकिचाइएगा नहीं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं होना है। अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा पैसा रुपया जिस तरीके से कमा रहा है व्यक्ति, वो उसका अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कैसी है। भारत के संदर्भ में पढ़ा जा रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था किस किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, किस किस सोर्स से पैसा आता है। तो 3 सोर्स हैं, 3 क्षेत्र हैं, 3 सेक्टर हैं, 3 माध्यम हैं
जो अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए हैं, ये मैंने नहीं बनाया है। तो 3 माध्यम हैं जहां से अर्थ यानी रुपया पैसा आता है। एक को कहते हैं प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरे को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो ये 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, यूं कह लीजिए कि 3 हाथ हैं अर्थव्यवस्था के जहां से रुपए पैसे आते हैं। अर्थव्यवस्था का यही 3 माध्यम अभी ज़्यादा प्रचलन में है। वैसे इंटर में आप जाएंगे तो चौथा पांचवा अन्य माध्यम भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं तो आपका 1 नंबर का प्रश्न या लघु या दीर्घ नहीं छूटेगा। क्योंकि यहाँ से दीर्घ प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को बताएं, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या अर्थव्यवस्था की संरचना की व्याख्या करें, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक संरचना की व्याख्या करें। तो विभिन्न तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक क्षेत्र को समझाएं, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत आने वाले द्वितीयक क्षेत्र को समझाएं या तृतीयक क्षेत्र को समझाएं या बताएं। तो इस तरह से एक ऐसा प्रश्न है ये जिसमें लघु और दीर्घ दोनों समाहित है। प्लस में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जैसे मछली पालन, यह किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, या अर्थव्यवस्था के किस संरचना के अंतर्गत मत्स्य पालन या खनन आता है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इस तरह से ऑप्शंस दे सकता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, ऐसे क्वेश्चन। तो पूरी मजे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वैसे सभी क्रियाकलाप जिसका संबंध प्राकृतिक से हो, जिसका संबंध वातावरण से हो, जिसका संबंध भूमि से हो, जिसका संबंध सीधे नेचर से हो, वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं। यानी कि बिना प्राकृतिक की सहायता के आप ये क्रियाकलाप कर ही नहीं सकते, वो है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्रियाकलाप। फॉर एग्जाम्पल कृषि, पशुपालन, वन, मछली, खनन, ये सभी के सभी प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। अब आप कृषि यानी कि खेती बिना प्राकृतिक की सहायता के कर सकते हैं? नहीं। आप मिट्टी जिसमें आप खेती करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। आप बारिश जो हो रही है वो प्राकृतिक एक संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा दी हुई चीज है। यानी कि बिना प्राकृतिक के सहयोग के आप खेती नहीं कर सकते। वैसे ही पशुपालन भी आप बिना प्राकृतिक के सहयोग के नहीं कर सकते। मान लीजिए आप गाय लेके चले आइएगा, वैसे गाय भी एक प्राकृतिक चीज ही है, प्राकृतिक संसाधन ही है। तो गाय तो लेके चले आइएगा, लेकिन आप घास, भूसा, उसका चारा कहां से उपलब्ध कीजिएगा? चारा आपको हमेशा प्राकृतिक से ही मिलेगा। तो बिना प्राकृतिक के सहयोग के आप नहीं कर सकते पशुपालन। उसके बाद वन, जितने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और अगर कोई व्यक्ति जंगल से लकड़ियां काटता है, जंगल के फल को बेचता है, लकड़ियों से विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बना के बेचता है, तो वो व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहा है। मछली पालन, अब मछली हमेशा पोखर या तालाब में आप मछली मारेंगे, मछली उसी में पालेंगे, तो भूमि, पानी, मिट्टी, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो बिना उसके ये क्रियाकलाप भी संभव नहीं है। खनन, आप जमीन के अंदर से सोना, चांदी, अबरख, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, ये सब निकालते हैं। तो ये सब प्राकृतिक के ही अंग हैं, प्राकृतिक की ही सहायता से या प्राकृतिक के योगदान से वो काम संभव आप कर पाते हैं। तो खनन भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो वैसी सारी क्रियाकलापें जिसका सीधा संबंध प्राकृतिक से है वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली और खनन, मछली पालन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको?
हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी प्राथमिक क्रियाकलाप सीधा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ आप देखें तो समझ लीजिए कि यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के फादर मछली मार रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या कोयलवरी के खान में काम करते हैं, या पशु पाल रहे हैं, या लकड़ी काट के बेचते हैं, या जंगल से फल कंदमूल फल इकट्ठा करके उसको बेचते हैं, तो वो कौन सा क्रियाकलाप कर रहे हैं? वो प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर का कार्य वो संपादित कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र था। अब जब भी परीक्षा में सवाल कैसे आएगा? परीक्षा में सवाल आएगा कि मत्स्य पालन का संबंध किस क्रियाकलाप से है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आप मारेंगे प्राथमिक। मत्स्य पालन का संबंध किससे? प्राथमिक क्रियाकलाप। खनन, कृषि, पशुपालन, इन सब का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से है। तो ये तो आप याद कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, कोई मछली पालन कर रहा है तो वो किसकी सहायता से? प्राकृतिक की सहायता से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो प्राकृतिक की सहायता से कर रहा है, यानी प्राकृतिक का सीधा संबंध इस व्यवसाय से है, इस ऑक्यूपेशन, इस क्रियाकलाप से है, तो यानी कि वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप पर, सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्रियाकलाप, इसका संबंध उद्योग से है, विनिर्माण से है, पुनः निर्माण से है। तो इसका सीधा संबंध उद्योग धंधों से है। किसी के पापा मछली पाल रहे हैं और किसी के पापा उस मछली को खरीद कर, सुखाकर, मसाले में लपेट के डिब्बा में बंद करके बेच रहे हैं। आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो सूखी हुई मछली खूब बिकती है। तो कौन कौन सा सेक्टर काम कर रहा है? जो इसके पापा मछली पालन कर रहे हैं, पोखर तालाब में मछली पाल रहे हैं, वो प्राथमिक सेक्टर का काम कर रहे हैं। परंतु जिसके पापा मछली खरीद के उसको सुखाते हैं मशीन की मदद से, और उसको उसमें मसाला लपेटते हैं, डिब्बा बंद करते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, वो कौन सा सेक्टर का काम कर रहे हैं? वो द्वितीयक सेक्टर का काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर का काम कर रहे हैं। तो जितने उद्योग धंधे हैं, वो चाहे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, यानी कि जितने भी उद्योग हैं, एक व्यक्ति अगर झाड़ू बनाता है, एक व्यक्ति अगर छैटा बनाता है या ओड़िया बनाता है, या आप कह लें उसको मौनी बनाता है, वो कौन सा काम सेक्टर का काम कर रहा है? द्वितीयक सेक्टर का काम कर रहा है। अगर किसी के पापा बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, यानी कि लो आयास का उनका बड़ा सा फैक्ट्री है, तो वो कौन से सेक्टर के हैं? द्वितीय सेक्टर के हैं। यानी कि उनका क्रियाकलाप द्वितीय सेक्टर है, उनकी अर्थव्यवस्था द्वितीय सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब उद्योग, निर्माण, गैस और बिजली उत्पादन, गैस और बिजली उत्पादन, ये भी द्वितीयक सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य है। गैस प्राकृतिक से आपने प्राप्त किया और उसको फिर मशीनों की मदद से उसमें विभिन्न तरह के अन्य चीजें मिलाकर तब टंकी में भर के मार्केट में सप्लाई किया जाता है। या बिजली का जो उत्पादन है वो डैम बना के, टारबाइन लगा के बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जब भी उसमें कल्प ऊर्जा का यूज हो गया, दिमाग का यूज हो गया, कल्प ऊर्जा का यूज हो गया, और जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी यूज हो गया, वो द्वितीयक सेक्टर का कार्य हो जाता है। उद्योग, विनिर्माण, गैस, बिजली उत्पादन, ये सभी के सभी द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के कार्य हैं। तो अब आप आसपास देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितने लोग हैं और ये लोग क्या कौन सा सेक्टर का काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम तृतीयक सेक्टर पर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सर्विस सेक्टर से। तो सबसे पहले तो समझिए कि तृतीयक क्षेत्र क्या है। तृतीयक क्षेत्र एक सेवा क्षेत्र है,
इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सेवा ये देता है, बदले में पैसा लेता है। जैसे डॉक्टर साहब के पास आप गए तो डॉक्टर साहब ने आपका इलाज किया, यानी आपकी सेवा, ये सेवा है, इलाज किया, बदले में आपसे फीस लिया। आप कंप्यूटर कैफे में गए और वो कैफे वाला आपका फॉर्म भर दिया, आपको सेवा दिया और बदले में आपसे कुछ पैसे लिए। आप फ्लिपकार्ट अमेजन से सामान मंगाते हैं, वो सामान वो देता है, बदले में आप सेवा का कुछ शुल्क देते हैं। या आप कोई भी ऐसा काम, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको एक्सरसाइज सिखाता है, बताता है, बदले में आपसे पैसा लेता है। तो जो भी ऐसा कार्य है जो सेवा देता है और बदले में पैसा लेता है, वो सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अब इसके उदाहरण देखें, जैसे बैंक, जितने भी बैंक हैं भारत में या विश्व में, वो सब के सब सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी टर्शियरी सेक्टर के अंग हैं। ये बैंक क्या करता है? आपको सेवा देता है, आपका पैसा जमा करता है, आपका पैसा निकालता है, उस पर सूद ब्याज जोड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे काम करता है। तो यानी वो जनता को सेवा दे रहा है। तो जितने भी बैंक कर्मचारी हैं वो सभी तृतीयक सेक्टर के क्षेत्र में आएंगे, यानी उनकी अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, जो संरचना है उनकी, वो तृतीयक सेक्टर की संरचना है। अब परिवहन, जितना भी मोटर व्हीकल्स आप देख रहे हैं, वो चाहे छोटा ई रिक्शा हो या ट्रेन सेवा हो या हवाई जहाज सेवा हो, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन, इन तीनों परिवहन में जो सेवा आपको देता है, आप उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बदले में आप पैसा देते हैं। ट्रेन से आप जाते हैं, टिकट लेते हैं, आप बस से यात्रा करते हैं, टिकट लेते हैं। तो ये सभी के सभी जो भी परिवहन का क्षेत्र है, वो सब सेवा सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है संचार। संचार समझते हैं ना? संचार, जितना भी मोबाइल है, ये सभी संचार का माध्यम है। और संचार सेवाएं जो उपलब्ध कराता है, जैसे एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, BSNL, ये सभी का सभी, रिलायंस को हम जियो भी कह लें, तो ये सभी के सभी कंपनियां क्या कर रही हैं? आपको सेवा प्रदान कर रही हैं। तो ये सब संचार का सेवा प्रदान करती हैं, आपको इंटरनेट की सेवा, बात करने की सेवा प्रदान करती हैं। तो ये सब जितना भी संचार सेवा प्रदान करने वाला सेक्टर है, वो सभी का सभी तृतीयक सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद व्यापार, जो भी व्यापार हो रहा है, किसी के पापा साड़ी का व्यापार करते हैं, किसी के पापा किसी और चीज का व्यापार करते हैं। व्यापार करना मतलब खरीदना और बेचना, तो वो भी एक सेवा ही दे रहे हैं, वो पब्लिक को सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ शुल्क यानी कि कुछ मुनाफा वो कमाते हैं। तो ये जितना व्यापार है वो सब का सब तृतीयक सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं। अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे आपके यहाँ एक दाई आई और पूरा आपके घर का काम करके जा रही है, बदले में मंथली वो कुछ शुल्क लेती है, पैसा लेती है, यानी कि वो सेवा दे रही है, बदले में पैसा ले रही है। एक टीचर आपके यहाँ आते हैं, 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ाते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, वो तृतीयक सेक्टर के व्यक्ति हैं। तो जो भी, जिसका भी आप कुछ शारीरिक या मानसिक तौर पर आपको कुछ हेल्प कर रहा है, बदले में वो कुछ ले रहा है पैसा, यानी कि वो व्यक्ति तृतीयक सेक्टर का आदमी है, तृतीयक सेक्टर का व्यक्ति है। ठीक है, तो अब इसको एक व्यवहारिक तौर पे समझिए, जो मैं अक्सर क्लास में बच्चों को समझाने में प्रयोग करता हूं। मान लीजिए किसी के पापा मछली मार रहे हैं या मछली का कारोबार किए हुए हैं। कारोबार का मतलब मछली का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। वो तालाब 4-5 खुदवा रखे हैं, उसमें मछली पालन करते हैं।
तो वो उसके पापा कौन सा काम कर रहे हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप का। अब दूसरे किसी मित्र के एक पापा हैं, वो क्या करते हैं, उस मछली को सुखाते हैं, सुखा के उसको डिब्बा में बंद करके कहीं और ले जाते हैं। तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र का काम कर रहे हैं। और एक के पापा ऐसे हैं जो गाड़ी रखे हैं, 4-5 ट्रक रखे हैं तो वो इनके सूखे हुए मछली वाले जो डब्बे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो कौन से सेक्टर के हैं? वो सेवा क्षेत्र के हैं, तृतीयक सेक्टर के हैं। तो बाइफरकेट करके आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा तो बेसिक चीज को अगर पकड़ लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कौन, द्वितीयक और तृतीयक कौन, तो जब भी एग्जाम्पल आएगा, जैसे आया एग्जाम्पल कि परिवहन निम्न में से किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है या किस क्षेत्र की संरचना है या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वो आता है, तो जब भी आए कि परिवहन किस में आता है तो तृतीयक में आएगा, क्योंकि भाई सेवा दे रहा है। परिवहन का मतलब मोटर गाड़ियां, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब, तो ये सब सेवा देते हैं, बदले में शुल्क लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वैसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आप उदाहरणों को देख के समझने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका नहीं छूटना चाहिए। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब बात आती है कि भाई 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों सेक्टरों में सबसे ज्यादा देश को इनकम किस सेक्टर से होता है? कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा इनकम हो रहा है? तो देखने में यह आया कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद के बहुत वर्षों तक प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग लगे हुए थे, ज्यादा लोगों को फायदा था और इस प्राथमिक क्रियाकलाप से ही देश को ज्यादा आय होता था। लेकिन बाद के वर्षों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उद्योग धंधा बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, वैसे वैसे द्वितीयक क्षेत्र के लोग बढ़ते गए, यानी कि द्वितीयक सेक्टर फलते फूलते गया। और आज के समय में तृतीयक सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवा सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका योगदान बहुत ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था में है। तो ये छोटा सा आंकड़ा है, वैसे आपके किताब में तो बहुत पुराना आंकड़ा है, 7 का आंकड़ा है, उससे पहले का आंकड़ा है। एक लेटेस्ट आंकड़ा मैं इसमें ऐड किया हूं। देखिए, प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी क्षेत्र में 2007 में 22% जीडीपी का 22% का इनकम देश को था, लेकिन 2017-18 में घट के ये 17.15% रह गया। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो इनकम था देश को, प्राथमिक क्षेत्र से जो इनकम था वो 2007 के बनिस्पत 2017-18 में घट गया। यानी प्राथमिक क्षेत्र में लोग कम अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र समझ रहे हैं ना, कृषि, पशुपालन। कौन करना चाह रहा है आज खेती? कौन करना चाह रहा है आज पशुपालन? तो धीरे धीरे लोग खेती बाड़ी से दूर होते जा रहा है, पशुपालन से दूर होते जा रहा है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। इन प्राथमिक सेक्टर जितना भी है वो बहुत मेहनत वाला है, द्वितीय सेक्टर भी मेहनत वाला है, नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ खास ही लोग मेहनत करते हैं, बाकी लोग बैठ के कागजे कलम और कंप्यूटर चला के काम करते हैं। आजकल तो मशीनरी का युग है तो थोड़ा ज़्यादा इसमें सहायता मिल रहा है। तृतीयक सेक्टर इस समय खूब फल फूल रहा है। खैर, तो प्राथमिक क्षेत्र में देख रहे हैं आप, आंकड़ा बता रहा है 2007 में 22% लोग 22% देश को आय था और 2017-18 में घट के 17.15% हो गया। द्वितीयक सेक्टर में भी 22% 2007 में 22% देश की आय व्यवस्था थी और ये 2017-18 में घट के 47.65 हो गया। तृतीयक सेक्टर में 56% 2007 में था और 17-18 में घट के 35.15
20 हो गया। हालांकि 16-17 का आंकड़ा आप देखेंगे तो उसमें तृतीयक सेक्टर बहुत आगे था, तृतीयक सेक्टर सबसे आगे था। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में, देश को लाभ देने में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान था 16-17 में, वो था तृतीयक सेक्टर का। लेकिन 17-18 में कुछ घटा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लगातार तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का जो आयाम है वो बढ़ते जा रहा है। ज़्यादातर लोग तृतीयक सेक्टर में काम कर रहे हैं और ज़्यादा नौकरियां तृतीयक सेक्टर ही दे रही है, और इसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इस कारण इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर, तो इन 3 टॉपिकों को आपने समझा, हमें लगता है बखूबी आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।